हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, 12th फिजिक्स से। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, हमारा प्यारा सा चैनल, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ में आ गए। अब स्फीयर और सॉलिड ना लिखे स्फीयर लिखे तो ज्यादा ठीक। सभी की प्रॉपर्टी यहीं पे हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ड्यू टू स्फीयर। अब स्फीयर दो टाइप का हो सकता है। कैसे दो टाइप का हो सकता है? एक तो सॉलिड भी हो सकता है और दूसरा हॉलो भी हो सकता है। स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। सॉलिड के भी दो केस हो सकते हैं। कैसे? एक तो कंडक्टिंग हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर कैलकुलेट करनी है, सॉलिड के केस में भी और हॉलो के। हॉलो के भी दो केस हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंडक्टिंग किस टाइप का? सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रॉपर्टी की जो हम वैल्यू है वो क्या है? सेम है। ठीक है, केवल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। तो लिख सकते हैं यहां पे नोट, एक्सेप्ट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अदर हैव सेम प्रॉपर्टीज। अदर या रेस्ट जो भी आप लिखें, अदर हैव सेम कौन सी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अदर हैव सेम प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, प्रॉपर्टीज, अदर हैव सेम प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए, इन तीन के लिए तो एक ही रिलेशन होगा। ठीक है, इसके लिए हमें अलग से रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अलग से। तो कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की जो प्रॉपर्टी है वो सेम हो। ठीक है, तो अब वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लिख लेते हैं यहां पे, सॉलिड कंडक्टिंग ऑब्लिक हॉलो कंडक्टिंग ठीक है, ऑब्लिक हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इसकी वैल्यू हमें पता करनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग।
तो हम क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला केस कंसीडर कर लेते हैं। क्या केस कंसीडर कर, दो केस होते हैं कि या तो आर इनसाइड होगा, तो यहां पे मान लेते हैं आउटसाइड आर इज इक्वल टू आर। तो हम क्या कंसीडर कर लें, यहां से समझने की बात है, यहां समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई जो है वो स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, हालो है, हालो नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें जो भी चार्ज है वो कहां होंगे, आउटसाइड सरफेस पे होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है। अब हमें क्या, इसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पता करना है। तो हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। आउटसाइड में आर इज ग्रेटर देन आर का मतलब है जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस, जो स्फीयर है उसकी रेडियस से ज्यादा है। तो हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, और आर इज इक्वल टू ऑफ स्फीयर। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फर्स्ट प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटसाइड, आउटवर्ड कह सकते हैं। तो ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, आउटवर्ड होती है। यही तो मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने भी यही पढ़ा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो कहां होती है, इनसाइड होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इसमें इधर होगी, ये इधर होगी, ये इधर होगी, ये इधर होगी। तो क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज बताई थी कि अगर 3D है तो उसमें जो एरियल वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। इस केस में यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर होगी। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किसकी हो गई, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां कहीं भी है तो इसमें भी ये दिखा दें। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, गॉस थ्योरम का यूज करना है। और गॉस थ्योरम का यूज करने का मतलब है कि हमें फ्लक्स निकालना है। तो फाई टोटल लिखो या फाई लिखो, एक ही बात है। या तो फाई टोटल लिखो या फाई लिख लो। फाई इज इक्वल टू क्या आता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं या और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप बंक नहीं करते हैं, ई डी ए कॉस जीरो। क्योंकि इसमें अगर एंगल की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो एंगल जो कितना है, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से अब ई कॉमन ले लें, ये हो जाएगा आपका डी। इसका एरिया कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस की बात कर रहा है तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो कैसा नंबर डाल लेते हैं फर्स्ट, यहां तक कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं फाई की वैल्यू निकालने के लिए। फाई जनरली क्या होता है, फाई, अच्छा
फाई को और भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर। ये स्टेप को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको नहीं। अब हमें निकालना है क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे बताओ भाई। क्यू इनसाइड के लिए क्या होता है, ये हो जाएगा सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एरिया। क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर के केस में, तो क्यू इनसाइड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा तो यही रहेगा, एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल हो गए, तो यहां से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ई जो हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिग्मा भी कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होगा, और जो हमारा स्पेयर है इसकी भी रेडियस कांस्टेंट होगी। तो ये ई बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ई डिपेंड करता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहां हमारे चीजें समझ में यहां तक आ जानी चाहिए थी। अब दूसरा हम यहां से भी देख सकते हैं, देखो यहां क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से भी हमने निकाल सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट यहां पे क्या है कि ये Q होना चाहिए, Q एट द सेंटर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। यहां पर क्या है, यहां पे Q इज एट सेंटर ऑफ द स्फीयर और कहां, आउटसाइड, तब ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाल लिया कब, जब r इज ग्रेटर देन r है, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस ज्यादा है स्फीयर से, उस केस में हमने कैलकुलेट किया। अब केस सेकेंड में आते हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहां से एक चीज समझ में है, कहीं साइड पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि यहां से जो हम लोगों ने वैल्यू ने कैलकुलेट की वो कितनी आई, ई प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, केस सेकेंड, कब है, व्हेन r इज लेस। अब क्या, जो हमारे पास स्फीयर है इसकी रेडियस ज्यादा है और गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस कम, तो दो स्फीयर तो बना ही लेते हैं। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये अब जो है वो इनसाइड ए वाला ये है गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो r है, और ये हमारे पास जो कैपिटल R है, ठीक है, कैपिटल R, ये हमारे पास स्फीयर है। और चार्ज कहां पे होगा, स्फीयर पे होगा, तो इसका मतलब ये जो है वो चार्ज। ठीक है, यहां पे क्या है, ये चार्ज है। अच्छा,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड होगी। तो ये तो बार बार चाहे आप नोट कर लीजिए या ध्यान कर लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, ये तो होगी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो दिखा दीजिए या ना दिखाओ, ये आपका हो जाएगा E, ये आपका D हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इस केस में कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू वही फंडामेंटल E डॉट D, ठीक है। एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा दोनों के बीच में, तो हो जाएगा E DA cos 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं DA, और DA इसका गॉसियन सरफेस का कितना हो जाएगा एरिया, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। फाई क्या हो सकता है, फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q इनसाइड, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R। अब ये बताओ क्या गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज है, नहीं है, चार्ज कहां है, आउटसाइड पे। तो इस केस में Q इनसाइड कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस बोले या स्फीयर पे कह लें कि स्फीयर पे इनसाइड में कोई चार्ज है, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, Q इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, चूंकि Q इनसाइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक ये 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो E की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड द स्फीयर वो सॉलिड हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसमें, ये मान लिया कोई हमारे पास स्फीयर है, तो ये हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास डिस्टेंस है। अच्छा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड का मतलब इनसाइड तो यहां तक रहेगा, इस वाले एरिया तक ये रहेगा, ये होगा आपका इनसाइड, और ये वाला रीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आउटसाइड, यही तो रेडियस हुई जैकेट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है वैल्यू 0, और तो E इज इक्वल टू इस केस में कितना है 0। आउटसाइड में क्या हो रहा है, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ठीक है। तो if we plot the graph between electric field and R inside the solid sphere conducting non-conducting hollow sphere, the value of electric field is 0 and outside is inversely proportional to 1 upon R square, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सॉलिड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। जो सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब वो कैसा है, या कहें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में क्या होता है, इसमें चार्ज है वो फ्री नहीं होता। चार्ज कैसा है, फ्री नहीं है, वो मूव नहीं कर पाएगा, तभी तो नॉन कंडक्टिंग हुआ।
तो इसके में दो केस लेते हैं, इसमें भी वही केस ले लेते हैं जो पहले लिए थे। केस क्या है? r इज ग्रेटर देन, मतलब यहां पर भी जो गॉसियन सरफेस हम लेंगे उसकी रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी सॉलिड स्फीयर से। तो ये तो हमारे पास एक कोई सॉलिड हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? r है। और इस पे चार्ज कहां पे है? इनसाइड पे। तो चार्ज हम जो दिखाएं वो कहां दिखाएं? इनसाइड। दूसरा हम क्या ले? गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो r है, स्मॉल r। तो स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड r इज द रेडियस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही होगी। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगा आपका डी। तो कहीं पे भी ले लो, ये हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका हो जाएगा डी। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका डी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका डी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन दो है, वो दोनों सेम है और दोनों के बीच में क्या एंगल है? 0। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फार्मूला आता है E डॉट डी ए। E डॉट डी ए का मतलब A डॉट बी और A डॉट बी का मतलब होता है AB cos थीटा। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? E A cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी DA आएगा E DA cos 0 तो हो जाएगा DA। और एरिया इस कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई r। और फाई इज इक्वल टू कितना होता है? फाई इज इक्वल टू होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा फाई के टर्म में वैल्यू जो Q की वैल्यू है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये सॉलिड स्फीयर, तो इसमें चार्ज डेंसिटी 3 डायमेंशन में क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्यों क्या होता है? रो इज इक्वल टू होता है m/b। ये तो होता है सेम फंडामेंटल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? चार्ज मतलब Q इनसाइड अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? 4/3 पाई r3। तो हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम होता है B इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r3। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 4/3 पाई r3 इज इक्वल टू Q इनसाइड। तो Q इनसाइड की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो कितना पुट कर दें? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई r3 पाई r3 इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r²। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ये 4 पाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची E इज इक्वल टू
क्या बचा, E इज इक्वल टू हमारे पास, ये थोड़ा एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू E इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान आर स्क्वायर। तो रो भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट सॉलिड स्फीयर की, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, E प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर को। और आप यहाँ पहले जैसे कैलकुलेट किया था, यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन। फर्स्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 1 अपान E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो E की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q inside upon R square, it means E proportional to 1 upon R square। ठीक है, तो यहां से भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस केस में अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस जो सॉलिड स्फीयर है ज्यादा है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको कहीं पे नोट कर लो, क्या वैल्यू निकाली हमने, इसमें वैल्यू जो कैलकुलेट की वो ये वैल्यू है कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, एक वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की। सेकंड केस देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड का R इज लेस देन, मतलब जो अब स्फीयर है वो ज्यादा बड़ा है और गॉसियन सरफेस है वो छोटा है। तो यहां पे देखते हैं, बना लेते हैं फिर बताते हैं कि कौन सा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब ये ज्यादा, ये थोड़ा सा ऐसा, ये जो है स्मॉल आर, आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, ये आपकी स्फीयर की रेडियस है, और स्मॉल आर ये हमारा जो है वो गॉसियन सरफेस है। आर इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो चार्ज कहां होगा, इस स्फीयर पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस केस में भी सेम होंगे। तो कहीं भी देख लें, इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है वो सेम होंगे। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम होंगे। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी ए। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए, तो ई डी ए cos 0 1 होता है, ये हो जाएगा E, कॉमन ले लेते हैं, dA इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने निकाला था कि रो इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिस पे चार्ज है तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर।
तो हो जाएगा Q इनसाइड इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा रो इंटू 4/3 πr क्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 πr क्यू इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। 4 पाई कैंसिल हो गया, एक आर बचा, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल टू ई। ठीक है, और 3 भी आएगा यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू, तो किस में E की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये आर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये तो हो जाएगा आपका इनसाइड, ये वाला रीजन हो जाएगा आउटसाइड। तो आउटसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1/r²। इसका मतलब इस वाले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इस वाले के केस में क्या E प्रोपोर्शनल टू। तो हम कह सकते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी उसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल में, आउटसाइड डिपेंड करेगी 1/ε0। ठीक है, इसको लेक्चर को आज यही समाप्त करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सेकंड लेक्चर में कराते हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, बताते रहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोरल अच्छा रहता है, जो पढ़ाता है उसका अच्छा लगता है। तो हमारी बस यही आपसे रिक्वेस्ट है।